दुनिया ने एक साथ किया ब्लू ब्लड और सुपर मून का दीदार। दुनिया भर में चंद्र ग्रहण शाम 4:21 बजे शुरू हुआ जब चांद ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। 6:21 बजे पृथ्वी की छाया चांद पर आई और अंधेरा छा गया। 7:37 बजे से रक्तम चांद ब्लड मून दिखना शुरू हुआ। रात 9:38 बजे चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा जब चांद धरती की छाया से निकल जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद लाल दिखता है जिसे ब्लड मून अर्थात रक्तम चांद कहा जाता है। चांद जब अपनी कक्षा में पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है तो सामान्य से 10% ज्यादा बड़ा दिखता है। इसे सुपरमून कहते हैं और पूर्णमासी का चांद ब्लूमून यानी नीला चांद कहलाता है। इस तरह यह सुपर ब्लूमून जनवरी 2018 में दूसरी बार दिखेगा। इससे पहले लोगों ने 2 जनवरी को इसका दीदार किया था। पहली यह कि यह सुपरमून की एक श्रृंखला में तीसरा अवसर है जब चांद धरती के निकटतम दूरी पर होगा। दूसरी यह कि इस दिन चांद सामान्य से 14% ज्यादा चमकीला दिखेगा। तीसरी बात यह कि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होगी। ऐसी घटना आमतौर पर 2.5 साल बाद होती है। मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी चाहे तो मुझे हटा सकती है, सिन्हा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि वह पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी चाहे तो उन्हें निकाल सकती है। पार्टी के विरोध में लगातार बयानबाजी करने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया, मेरा आंदोलन किसी व्यक्ति और पार्टी के खिलाफ नहीं है। मेरा विरोध नीतियों के खिलाफ है। मैं पार्टी का सदस्य हूं। मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा। पार्टी चाहे तो मुझे हटा सकती है। अपने द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय मंच के संबंध में उन्होंने बताया कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसमें विभिन्न पार्टी के सदस्य सहित पूर्व मंत्री और सांसद शामिल हैं। सिन्हा ने कहा, यह एक आंदोलन है जो देश के किसानों एवं बेरोजगारों के साथ है। भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के राष्ट्रीय मंच में शामिल होने के विषय में उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है जिस का वह समय आने पर खुलासा करेंगे। चावल और अंडे के बाद आया प्लास्टिक का आटा, लोगों ने किया हंगामा। मिलावटी सामानों से बाजार भरे हुए हैं। हम ऊंची कीमत देकर भी क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। कुछ समय पहले बाजार में प्लास्टिक के अंडे और प्लास्टिक के चावल आने की खबरें चली थी। हापुड़ में प्लास्टिक का आटा बाजार में बिकने का मामला सामने आया है। एक महिला की शिकायत पर प्रशासन ने आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। थाना कोतवाली के मजीदपुरा निवासी इंसाफ बाजार से आटा खरीद कर लाया था। घर पर उसकी पत्नी जब आटा गूंथने लगी तो उसने पाया कि आया रबड़ की तरह खींच रहा है। महिला को शक हुआ तो उसने आटे को जलाया तो आटा प्लास्टिक की तरह जलने लगा। यह बात मोहल्ले में तेजी से फैल गई। कुछ और लोगों ने आटे की जांच की तो उन्हें भी उसमें मिलावट का शक हुआ। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि जब वह आटा लेकर आटा कंपनी के पास गया तो मिल मालिक ने उसे पैसे देकर मामला टालने की बात कही। इस बात पर लोगों ने खूब हंगामा किया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बलात्कार को लिंग निरपेक्ष बनाने की मांग करने वाली अर्जी। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार 2 फरवरी को वह अर्जी खारिज कर दी जिसमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, लज्जा भंग करने, छुप छुपकर यौन गतिविधियां देखकर आनंदित होने और पीछा करने जैसे अपराधों को लिंग निरपेक्ष बनाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि यदि संसद चाहे तो इसमें बदलाव कर सकती है। एक वकील ने अपनी अर्जी में कहा था कि बलात्कार के अपराध को लिंग निरपेक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि इस अपराध के लिए किसी महिला को भी सजा मिल सके। अर्जी खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि यह एक काल्पनिक स्थिति है और सामाजिक जरूरतों के मुताबिक संसद इस पर विचार कर सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि संसद चाहे तो कानून में बदलाव कर सकती है और न्यायालय इसमें दखल नहीं दे सकता। याचिकाकर्ता वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि कानून किसी पुरुष के खिलाफ भेदभावपूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अपराध का कोई लिंग नहीं होता और न ही कानून लिंग आधारित होना चाहिए। आईपीसी में किसी शख्स की ओर से इस्तेमाल किए गए शब्दों को हटाया जाना चाहिए। कानून अपराधियों के बीच भेदभाव नहीं करता और अपराध को अंजाम देने वाले हर शख्स को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। कासगंज हिंसा को लेकर योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। कासगंज में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा यात्रा के दौरान हुए बवाल और उसके बाद शहर में फैली सांप्रदायिक हिंसा को लेकर योगी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कासगंज हिंसा भड़कने के साथ ही विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था। लेकिन कांग्रेस इस मामले में राज्य सरकार को लगातार निशाना बना रही है।
ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन शनिवार को लखनऊ में बुलाया गया है। कासगंज हिंसा को योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा को भी कांग्रेस ने योगी सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाने का फैसला किया है। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में इस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। आजाद और राजबर दिल्ली से पहुंचेंगे लखनऊ। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर दिल्ली से लखनऊ पहुंच रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में यूपी की राजनीतिक स्थिति पर विचार भी किया जाएगा। कासगंज में हुई सांप्रदायिक हिंसा को भी कांग्रेस योगी सरकार के खिलाफ एक राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। इसके साथ ही पार्टी को मजबूत बनाने के लिए नए कार्यक्रम पर चर्चा होगी। कोहली कप्तानी के दबाव के बाद हुए और विराट भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विजय आगाज कर दिया है। डरबन में खेले गए पहले वनडे मैच में कप्तान विराट कोहली के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया। कोहली के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो वो मैच दर मैच निखरते नजर आते हैं। वनडे सीरीज के आंकड़े उनकी दमदार प्रदर्शन के गवाह हैं। कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और सुरेश रैना की कप्तानी में वनडे मुकाबले खेले हैं। इन कप्तानों की अपेक्षा उनका प्रदर्शन खुद की कप्तानी में बहुत अच्छा रहा है। कोहली ने 2008 में श्रीलंका के खिलाफ धोनी की कप्तानी में पहला इंटरनेशनल वनडे मैच खेला। इस मैच में वो महज 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। हालांकि इसके बाद अगले ही मैच में 37 रन और तीसरे वनडे में 25 रन बनाए। छोटे करदाताओं के हित में पहले उठाए गए कई कदम। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मध्यम वर्ग को आम बजट में कोई बड़ी राहत नहीं दिए जाने का बचाव करते हुए शुक्रवार 2 फरवरी को कहा कि सरकार पहले के बजटों में इस वर्ग के लिए अनेक कदम उठा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय गुंजाइश होने पर भविष्य में और राहत दी जा सकती है। बजट बाद आयोजित कार्यक्रम में जेटली ने कहा, अनुपालन के लिहाज से भारत के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं। भारत के लिए एक गंभीर चुनौती कर आधार बढ़ाने की है। इस लिहाज से अगर आप मेरे पिछले 4-5 बजटों को देखेंगे तो मैंने व्यवस्थित तरीके से छोटे करदाताओं को लगभग हर बजट में राहत प्रदान की। पूर्व में घोषित प्रमुख घोषणाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब यह सरकार सत्ता में आई तो वेतनभोगियों के लिए छूट सीमा 2 लाख रुपए बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए की गई। बचत पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट दी गई, जिससे यह छूट 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए हो गई तथा आवास ऋण वापसी पर ब्याज भुगतान के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट के साथ इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। डॉक्टरों, वकीलों जैसे पेशेवरों के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार ने 50 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए कराधान को काफी सरल बनाया है। हाफिज सईद ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को बताया बेगुनाह। जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद ने अपने पहले के बयान से पलटी मारते हुए शुक्रवार 2 फरवरी को कहा कि उसको हिरासत में लेने के पीछे भारत और अमेरिका नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सरकार का हाथ था। सईद ने नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के कार्यक्रम में कहा, मोदी सरकार नहीं, बल्कि हमारी अपनी पाकिस्तानी सरकार ने मुझे 10 महीने में हिरासत में रखा था। पाकिस्तान सरकार मुझे कश्मीर मुद्दा उठाने से रोकना चाहती थी। उसने पहले दावा किया था कि उसकी हिरासत के पीछे भारत और अमेरिका का हाथ है। सईद को पिछले साल नवंबर में नजरबंदी से रिहा किया गया था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को कश्मीर में जुल्मों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, आज़ादी हासिल करने में कश्मीर के लोगों की मदद करनी चाहिए। अमेरिका ने बीते 18 जनवरी को कहा था कि जमात उद दावा (JUD) प्रमुख हाफिज सईद पर कानून की अंतिम सीमा तक मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसे एक आतंकवादी मानता है। हाफिज को मुंबई आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता हीदर नॉट ने कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को सईद के खिलाफ कार्रवाई करने का संदेश भेजा है। जियो न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में सईद के नाम में साहब लगाते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी पहले ही सईद पर मुकदमा नहीं चलाने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है। दूरसंचार बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रुपए, गांवों में 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में सरकारी परियोजनाओं के तहत दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा गुरुवार 1 फरवरी को की। इसके साथ ही सरकार ग्रामीण इलाकों में 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करेगी, ताकि लगभग 5 करोड़ ग्रामीण हाईस्पीड वाले इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएं।
जेटली ने संसद में अपने बजट भाषण में सरकार की भारतनेट परियोजना के तहत किए गए काम का जिक्र करते हुए कहा यह घोषणा की। उन्होंने कहा, दूरसंचार बुनियादी ढांचा बनाने व उसे मजबूत करने के लिए मैंने 2018-19 में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भारतनेट परियोजना का लक्ष्य मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ना है। जेटली ने कहा, भारतनेट कार्यक्रम के पहले चरण के तहत 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। इससे लगभग 2.5 लाख गांवों में ग्रामीणों की ब्रॉडबैंड तक पहुंच सुनिश्चित हुई है। सरकार 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का भी प्रस्ताव करती है, जिससे 5 करोड़ ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड पहुंच मिलेगी। उन्होंने कहा कि दूरसंचार विभाग आईआईटी चेन्नई में स्वदेशी 5G केंद्र स्थापित करने में मदद करेगा ताकि 5G जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल व अंगीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग को 3,073 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा की ताकि देश में मशीन लर्निंग, कृत्रिम समझ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जा सके। शेन वॉर्न ने दिए आईपीएल में वापसी के संकेत, कहा जल्द करेंगे विस्तार से खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर और आईपीएल के पहले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स को शानदार जीत दिलाने वाले शेन वॉर्न ने कहा है कि वे आगामी 7 अप्रैल को शुरू होने वाले आईपीएल के 11वें संस्करण में वापसी करेंगे। हालांकि वॉर्न ने विस्तार से नहीं बताया कि वे कैसे, किस भूमिका में और किस टीम के साथ आईपीएल में वापसी करने जा रहे हैं। शेन वॉर्न आईपीएल के पहले सीजन से ही चर्चा में रहे। उन्होंने बिना किसी सितारा खिलाड़ी के ही स्थानीय लड़कों की टीम के साथ ही राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब दिलाया था। कुछ ही दिन पहले ही शेन वॉर्न ने ट्वीट किया करके बताया कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है और मैं बहुत उत्साहित हूं। हाँ, यह आईपीएल 2018 के बारे में है। शेन वॉर्न ने आखिरी बार 2011 में आईपीएल खेला था। वे राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान के साथ कोच दोनों की भूमिका एक साथ निभा चुके हैं। उसके बाद वे कमेंटेटर की भूमिका में भी नजर आए थे। वहीं राजस्थान रॉयल्स 2 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रही है। 2013 में ही भ्रष्टाचार और मैच फिक्सिंग के आरोपों की वजह से राजस्थान रॉयल्स पर 2 साल का बैन लग गया था। चाय के बाद आखिरकार पकौड़ा भी सियासत के काम आया। देश में इस वक्त पकौड़ा पॉलिटिक्स की हर तरफ चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस पर नोकझोंक कर रहे हैं। कोई इसको रोजगार से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसके माध्यम से सत्ता पक्ष पर तंज कस रहा है। कई राजनेता तो ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष का विरोध करने के लिए सड़कों पर पकौड़े तलते देखे गए हैं। जो भी हो, बेचारे पकौड़े को भी आखिरकार चाय पर चर्चा के बाद तवज्जो मिली। इसके भी दिन बहुरे और आखिरकार सियासत के काम आया। वैसे भी चाय के साथ पकौड़े या पकौड़ी का जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। इसका चाय पे चर्चा के बीच पीछे छूटना सियासत को भा नहीं रहा था। इसको भी सियासी मेन्यू में शामिल कर कम से कम इसका भी मान रखने का काम किया गया है। वैसे पकौड़ा आम भारतीयों के लिए कोई एलीट डिश नहीं है। यह आम आदमी की तरह घिसी हुई रोजमर्रा की चीज है, जो तलने के बाद ही जानदार होता है। वैसे तो बचपन से ही लोग इसका स्वाद लेते आए हैं, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में गूगल आगमन करने पर पता चलता है कि यह व्यंजन खालिस तौर पर देसी है। इसकी पैदाइश भारतीय उपमहाद्वीप में हुई है, यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे मुल्कों की संस्कृति से इसका ऐतिहासिक नाता है। वैसे दक्षिण एशिया के अलावा यह ब्रिटेन में भी खासा मशहूर है। विशेष रूप से स्कॉटलैंड में इसके कद्रदान कुछ ज्यादा ही हैं। वहाँ फास्ट फूड स्नैक के रूप में यह काफी पसंद किया जाता है। हमारे प्रतिद्वंद्वी चीन में भी खाने की टेबल पर इसके चलन का जिक्र मिलता है। सबका साथ का नारा देने वाली सरकार सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चले, शिवसेना। राजग में सहयोगी मंगलवार को शिवसेना ने आज मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास की बात करने वाली सरकार को सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर चलना होगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में भाग लेते हुए शिवसेना के आनंद राव अडसुल ने कहा कि सरकार ने योजनाएं तो अनेक शुरू की हैं, जिनमें अच्छे उद्देश्य वाली योजनाएं भी हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन पर कोई निगरानी नहीं है। जब सबका विकास होगा तभी सबका साथ मिलेगा। अडसुल ने कहा कि 2014 के चुनाव के बाद जब यह सरकार आई थी तो देश में बड़ा परिवर्तन आया था और लगा था कि यह राजग की सरकार है जिसमें शिवसेना सहयोगी है। उन्होंने कहा, लेकिन बाद में लगने लगा कि यह भाजपा की ही सरकार है। सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो सबको विश्वास में लेकर चलना होगा।
उन्होंने कहा कि जब सबका विकास होगा तभी सबका साथ मिलेगा। अब बोर्ड नकल रोकने के लिए लगे सीसीटीवी, 1.80 लाख ने छोड़ी परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं मंगलवार शुरू हो गईं। परीक्षा के लिए समूचे प्रदेश में 8,500 केंद्र बनाए गए हैं। इस साल 66 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन पहले ही दिन 1.80 हजार छात्र परीक्षा देने के लिए नहीं आए। बताया जा रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा नकल के खिलाफ उठाए सख्त कदमों के चलते इतनी बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा देने के लिए नहीं आए। जानकारी के मुताबिक इस बार पिछले साल के मुकाबले 11 लाख अधिक छात्र एग्जाम दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि इस बार यूपी बोर्ड के इम्तिहान में करीब 66,37,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा बोर्ड है। पिछले साल 55 लाख छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। पिछले साल 11,415 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, वहीं इस बार इनकी संख्या घटकर 8,549 हो गई है। सरकार ने ऐसे स्कूलों में सेंटर नहीं बनाए हैं जो नकल के लिहाज से ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बिजली जाने की स्थिति में प्रकाश व्यवस्था के लिए जनरेटर का इंतजाम भी किया गया है। आधार के जरिए धोखाधड़ी कर बैंकों से निकाले गए 1.5 करोड़, सरकार ने मानी चूक। सरकार ने स्वीकार किया कि ग्राहकों की आधार संख्या का उपयोग कर उनके बैंक खातों से धोखाधड़ी कर पैसे निकाले जाने की घटनाएं हुई हैं। संसद को बताया गया कि सूचना के मुताबिक करीब 6 ऐसे मामलों में 4 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की सूचना दी थी। राज्यसभा में उठा मुद्दा। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने राज्यसभा में लिखित जवाब में कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पीएसबी द्वारा दी गई आंकड़ों के मुताबिक कुछ बैंकों में ग्राहकों की आधार संख्या का उपयोग करते हुए धोखाधड़ी से बैंक खातों से पैसा निकाला गया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं और जिन मामलों में रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें कार्रवाई शुरू की गई है। बैंक कर्मचारियों ने की गड़बड़ी। बैंक ऑफ इंडिया में आधार के माध्यम से धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 1.37 करोड़ रुपए धोखे से निकाले गए, जबकि सिंडिकेट बैंक में 2.26 लाख रुपए धोखाधड़ी से निकालने के 2 मामले सामने आए थे। बैंक ऑफ इंडिया में 2 मामले सामने आए हैं, उसके बारे में सरकार ने कहा कि इसमें बैंक कर्मियों का ही हाथ है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का लोकसभा में जवाब देंगे पीएम। अहम विधेयक पेश कर सकती है सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा का आज जवाब दे सकते हैं। भाजपा सूत्रों ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में मंगलवार को चर्चा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद प्रस्ताव को सदन में पारित कराया जाएगा, जहां भाजपा नीत सरकार को बहुमत है। सभी भाजपा सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप जारी। भाजपा ने अपने सदस्यों के लिए आज सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार गुरुवार को कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर सकती है। इस दौरान प्रधानमंत्री सरकार के बजट समेत तमाम नीतियों पर बयान दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में आए एक राष्ट्र एक चुनाव पर खासा जोर रहने की भी उम्मीद है। इसके अलावा लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृहमंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब भी देंगे। वार्षिक राशिफल 2018। मेष के राशिफल के अनुसार साल की शुरुआत ऊर्जा और संकल्प से भरपूर है। सारे वर्ष बुद्धिमानी से लिए गए निर्णय अच्छी खबर लाते रहेंगे। हालांकि पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव मुमकिन है। आप खुद को भागदौड़ भरी दिनचर्या व खान पान में अनियमितता के चलते असंतुष्ट और नाखुश महसूस कर सकते हैं। वर्ष के आरंभिक 2-3 महीने स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत बेहतर नहीं रहेंगे। अगर बात करियर की करें तो इस नजरिए से यह साल आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। आय में भी वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। लंबी यात्राएं फलदायी साबित होंगी और अच्छे परिणाम देने वाली रहेंगी। अक्टूबर के मध्य से आय में अपेक्षाकृत कुछ कमी हो सकती है। इस दौरान आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बच्चों की सेहत में कुछ गड़बड़ी मुमकिन है, अतः सावधानी बरतें। याद रखें, इस वर्ष वैवाहिक जीवन में अधिक समय और समर्पण की आवश्यकता है। आप दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। कुल मिलाकर आपके लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। वृष, इस वर्ष आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है। आप अपने स्वभाव में आक्रामकता का अनुभव कर सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके ऊपर नकारात्मक रहेगा। अतः आक्रामकता के अतिरेक से बचें।
धीरे धीरे आप में इच्छा शक्ति का विकास होगा और किसी भी चीज को हासिल करने में इससे आपको सहायता मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको पूरे साल कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। संभव है कार्य में आपको कुछ निराशा हाथ लगे। अक्टूबर के बाद आर्थिक तौर पर प्रगति होगी, साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी अधिक सुखमय रहेगा। इस साल छोटी यात्राओं से आपको फायदा होगा। यह भी संभव है कि आप तीर्थयात्रा पर जाएं। बाल बच्चे तरक्की करेंगे तथा उनका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि इस साल आप किसी भी विवाद या टकराव में फंसने से बचें। व्यर्थ के विवाद में आपको वित्तीय तौर पर हानि हो सकती है। शुरुआती 2 महीनों में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में पड़ने से बचें, इससे आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि आप किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्वास्थ्य के प्रति सजगता जरूरी है, विशेषतः खान पान का ध्यान रखें और वजन न बढ़ने दें। आप अपने जीवनसाथी या किसी धार्मिक क्रियाकलाप पर खर्चा कर सकते हैं। कुल मिलाकर 2018 आपके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन आपको इस वर्ष कई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वैवाहिक जीवन व आर्थिक स्थिति के लिए वर्ष बेहतर है। मिथुन, इस राशि के जातकों में अभिव्यक्ति की कला अंतर्निहित होती है। यह क्षमता आपको पूरे साल मदद करेगी। हालांकि पहले महीने में आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शब्दों का गलत चुनाव विवाद की वजह बन सकता है। कामकाज को बढ़ाने के लिए आप घर से दूर जा सकते हैं। इससे आपको आर्थिक तौर पर फायदा होगा। हालांकि इसके चलते प्रियजनों से हुई दूरी आपको बेचैन कर सकती है। इसलिए निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता है। जहां तक बाल बच्चों को लेकर मिथुन के लिए 2018 भविष्यफल की बात है, उनका उद्यमी बर्ताव जारी रहेगा, लेकिन वे तेजी से नई नई चीजें सीखेंगे और विभिन्न गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यदि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और आप इसके इच्छुक हैं, तो दिसंबर के मध्य तक इच्छित साथी से बैंड बजने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। साल की आखिरी तिमाही में खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए जरा संभल कर जेब ढीली करें। सेहत में उतार चढ़ाव मुमकिन है और वात रोग, गठिया आदि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खान पान में सावधानी अपेक्षित है। इस साल व्यवसाय अधिक लाभ लेकर आएगा। आपकी पेशेवर सफलता की बुनियाद आपके द्वारा किया गया परिश्रम ही रखेगा। सार यह है कि इस वर्ष आपको उन्नति और सफलता के कई मौके मिलने वाले हैं। कर्क, इस राशि वालों, पूरे वर्ष आप उत्साह से लबरेज रहेंगे और दूसरों को नेतृत्व प्रदान करने के इच्छुक होंगे। हो सकता है कि इस साल आपके कुछ प्रियजन आपको ठीक से नहीं समझें और इसके चलते रिश्तों में तनाव आ सकता है। पारिवारिक जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा। छोटी मोटी नोक झोंक को नकारा नहीं जा सकता है। आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक तौर पर भी 2018 में आपका यश फैलेगा। इस साल आपका पूरा ध्यान सेहत के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि संक्रामक रोगों की चपेट में आने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा असंतोष महसूस हो सकता है। इस दौरान तल्खवाद विवाद से बचने में ही समझदारी है। खर्चों में काफी इजाफा हो सकता है। हालांकि कमाई भी ठीक होगी, लेकिन खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत बनी रहने वाली है। ऐसा न होने पर आर्थिक रूप से काफी दिक्कतें आ सकती हैं। विद्यार्थी इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करेंगे और बच्चों की संकल्प शक्ति में वृद्धि होगी। आप आरामदेह जीवन का आनंद उठाएंगे, क्योंकि पूरे साल आपकी सोच के केंद्र में सुख सुविधाएं रहने वाली हैं। इसके लिए आप कठिन परिश्रम भी करेंगे। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बढ़िया है, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सिंह का भविष्यकथन संकेत कर रहा है कि इस वर्ष धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाकलापों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। मुमकिन है कि इस दौरान आप तीर्थयात्रा पर भी जाएं। जनवरी फरवरी में भाई बहन में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। यदि बात प्रेम संबंधों की करें तो आपको मिश्रित फल प्राप्त होने वाले हैं। एक तरफ कुछ गलतफहमी होना मुमकिन है, वहीं दूसरी तरफ अपने प्रिय के साथ संबंधों की ताजगी भी महसूस कर सकते हैं। आपके कर्म आपको सफलता की राह पर ले जाएंगे। हालांकि आपको आलस्य से दूर रहने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में सुख की वृद्धि होगी। इस वर्ष आप अनुभव कर सकते हैं कि आपका जीवन आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा है और अलग अलग तरह के हालात आपकी राह में आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर आप प्रगति करेंगे। बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आपको बच्चों का खास ख्याल रखना पड़ेगा और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी सहायता करनी पड़ेगी। आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। जनवरी फरवरी में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अक्टूबर के मध्य से पारिवारिक व पेशेवर जीवन में सकारात्मक चिन्ह दिखाई देने लगेंगे। सामाजिक तौर पर प्रतिष्ठा में भी इस वर्ष वृद्धि होगी।
कन्या के लिए 2018 राशिफल कहता है कि यह साल आपके लिए बड़ी बड़ी उपलब्धियों का साल रहेगा। आपके पास कई बेहतरीन मौके आएंगे जिनसे आपको काफी आर्थिक लाभ हासिल होगा। सामाजिक तौर पर आप सक्रिय रहेंगे तथा आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। मित्रों व प्रियजनों के साथ इस वर्ष अच्छा समय बीतेगा। हालांकि विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है, इसलिए इस वर्ष सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों की ज्यादा देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं उन्हें घेर सकती हैं और इसके चलते आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पेशेवर तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी। लंबे समय से यदि कोई इच्छा आपके मन में है तो वह भी इस साल पूरी हो सकती है। संपूर्ण वर्ष धनार्जन अच्छा चलता रहेगा। जनवरी में अचानक लाभ मिलने के योग हैं। अक्टूबर के बाद आय में और भी अधिक वृद्धि हो सकती है। जीवनसाथी के माध्यम से फायदा होने की संभावना है, लेकिन उन्हें ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। सेहत से जुड़ी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चाहे जो हो, परिवार से आपको पूरा सहयोग मिलता रहेगा। दफ्तर से जुड़े किसी काम के लिए आपको परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। वर्ष 2018 में परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। नए मेहमान के आने के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर हर दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए विशेष रहने वाला है। आपको सिर्फ विवादों से दूर रहकर पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। तुला साल की शुरुआत ऊर्जापूर्ण रहेगी, लेकिन व्यवहार में आक्रामकता हो सकती है जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए यह जरूरी है। जनवरी से मार्च के दौरान सेहत थोड़ी गड़बड़ रह सकती है। शब्दों को सोच समझकर बोलें, नहीं तो मुमकिन है कि उनसे किसी की संवेदनाएं आहत हों। इस साल कार्यालय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ आपके विचार मूर्त रूप धारण करेंगे और चीजें आपके अनुकूल होती दिखेंगी। लेकिन आपको आलस्य से दूर रहने की जरूरत है। सहकर्मियों का व्यवहार सामान्य रहेगा। आपको अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। जनवरी से मार्च के बीच आय में वृद्धि के योग भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद आपके प्रयास नए क्षेत्रों के दरवाजे खोलेंगे। घरेलू जीवन में संतोष और सुख का अभाव महसूस हो सकता है। संभव है आप खुद को परिजनों से थोड़ा दूर महसूस करें। यह भी हो सकता है कि आप घर परिवार को काफी कम समय दे पाएं। कई छोटी छोटी यात्राएं और कुछ लंबी दूरी की यात्राएं इस वर्ष होना मुमकिन है। बच्चे आनंदित रहेंगे और जिंदगी का लुत्फ उठाएंगे। विद्यार्थी कठिन परिश्रम करेंगे और फिर उसका फल भी प्राप्त करेंगे। मार्च के बाद वैवाहिक जीवन में काफी बेहतरी होगी। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको आय के नए स्रोत ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वृश्चिक इस राशि के जातकों को इस वर्ष कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप दृढ़ता से ऐसा करने के लिए तैयार हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। जनवरी से मार्च के दौरान सेहत को लेकर आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। इसके बाद आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति आएगी। आप अपने विरोधियों पर विजय पाएंगे। जहां तक आर्थिक हालात की बात है तो इस साल विशेषतः अक्टूबर तक आपके खर्चे काफी अधिक रहेंगे, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपको बहुत सोच समझकर निवेश करने की जरूरत है। वर्ष 2018 में यदि आप अच्छी आय हासिल करना चाहते हैं तो कठिन परिश्रम के लिए कटिबद्ध हो जाएं। जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। बच्चे जीवन का आनंद लेंगे, लेकिन उन्हें एकाग्रता से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में सुखद परिणाम मिलेंगे। जीवनसाथी का सहयोग आपको प्रत्येक काम में मिलेगा। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां तो होंगी, लेकिन प्रगति के भी अनेक अवसर हासिल होंगे। कुल मिलाकर यह साल आपको मिश्रित परिणाम देगा। धनु इस राशि के जातकों को इस वर्ष उन्नति के कई मौके मिलेंगे। आपके संकल्प की दृढ़ता आपको 2018 में बहुत आगे ले जाएगी। मार्च के महीने तक आय में वृद्धि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मई तक आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर बाकी बचे साल के लिए गाड़ी पटरी पर लौट आएगी। अतः रुपये पैसे की अधिक चिंता नहीं रहेगी। आय के नए स्रोतों को खोजने की ओर आपका रुझान रहेगा और आप एकाधिक स्रोतों से धनार्जन करने में सफल भी रहेंगे। शनि देव आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। हालांकि काम में आवश्यकता से अधिक व्यस्तता भी अच्छी नहीं है। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान ठीक से रखना चाहिए। मार्च से मई तक का समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है और अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। गाड़ी चलाने में सावधानी बरतें।
बच्चे परिश्रमी रहेंगे और विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। घरेलू जीवन सौहार्दपूर्ण रहेगा, कभी कभी थोड़ी नोक-झोंक को नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि इस वर्ष आपको बोलते समय संयम बरतने की जरूरत है, अन्यथा रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन जीवनसाथी का स्वास्थ्य आपको चिंतित कर सकता है। प्रेम के पक्ष में बेहतरी नजर आ रही है। विरोधियों पर आप काबू करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए अच्छा है, हालांकि सेहत को लेकर सतर्क रहें। मकर, इस वर्ष आप यह समझ सकेंगे कि जीवन अपनी गहनता में क्या क्या अर्थ समेटे है। एक तरफ आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है और आप महसूस कर सकते हैं कि आर्थिक तौर पर हालात थोड़े कठिन हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेहत को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके तार विदेशों से जुड़ सकते हैं और उस जरिए से आपकी आय में वृद्धि होने के योग भी बन रहे हैं। वैदिक ज्योतिष का संकेत समझें तो अध्यात्म में आपका रुझान बढ़ेगा और भौतिक वस्तुओं से थोड़ी दूरी महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी बात अधिक सुनी जाएगी, लेकिन याद रखें किसी भी तरह के विवाद से दूर रहना ही आपके हित में है। कार्यक्षेत्र में न सिर्फ आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा होगा, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी आपके सुपुर्द किया जा सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी रहेगी और शिक्षा व नई चीजों को सीखने की ओर उनके रुझान में बढ़ोतरी होगी। अपने वरिष्ठों से अच्छे रिश्ते बनाए रखें, उनसे आपको विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है, खास तौर पर मार्च और मई के बीच। पारिवारिक जीवन में खुशियां बिखर रहेंगी और रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी। हालांकि वैवाहिक जीवन में कोई छोटी गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिससे बचने का भरसक प्रयास आपको करना चाहिए। अक्टूबर के बाद वैवाहिक जीवन में भी काफी बेहतरी आएगी और आपका निजी जीवन अधिक सुखद मालूम होगा। कुल मिलाकर इस साल आप जीवन में प्रगति करेंगे और अपनी दुर्बलताओं को रखकर आगे बढ़ेंगे। कुंभ, इस राशि के जातकों, आपका निर्णय इस वर्ष आपकी प्रगति की बुनियाद रखेगा। आपका ध्यान मुख्यतः धनार्जन पर केंद्रित रहेगा और अपने कठिन परिश्रम से आप काफी लाभ प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ होगी। लंबी यात्राओं का योग भी इस वर्ष बन रहा है। राशिफल 2018 के मुताबिक इस वर्ष आप बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले करेंगे। यदि आप ध्यान दें तो आपकी सेहत में भी अच्छा सुधार हो सकता है और लंबे समय से चली आ रही किसी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। वरिष्ठों से आपको प्रशंसा मिलेगी। आप अच्छे क्रियाकलापों में समय लगाएंगे। वैवाहिक जीवन में प्यार और स्नेह छाया रहेगा। हालांकि साल के शुरुआती 2 महीने थोड़े चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान थोड़े झगड़े हो सकते हैं या आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, साथ ही उन्हें एक दूसरे को अधिक समझने की भी आवश्यकता है। छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत करेंगे। बच्चों के चलते थोड़ी खींच हो सकती है, लेकिन याद रखें उन्हें फलने फूलने के लिए प्रेम की जरूरत होती है। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए सकारात्मक और प्रगति से भरा रहेगा। मीन राशि के जातक संवेदनशील होते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों ही नजरिए से। इस वर्ष आपकी संवेदनशीलता में और इजाफा होगा।